मोस्ट वेलकम इन योर ऑन यूट्यूब एजुकेशनल चैनल 6 डायमेंशन एचजीबी, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 55 है और सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th का लेकर हम चल रहे हैं। इसका चैप्टर 2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है और आज हम सेकंड पार्ट, जिसका हेडिंग नंबर 51 to 60 आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। हेडिंग नंबर 51, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। आज हम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बात करते हैं। वर्ड्स आता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a given amount, mass or volume of solution, or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent। यहाँ पर देख लीजिए क्या, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है या गिलास ले सकते हैं, गिलास, इसमें वाटर यहाँ पर फॉर एग्जांपल है और इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं शुगर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर वाटर हमारा सोलेंट का काम करेगा और शुगर यहाँ पर सोल्यूट। हम इसको ऐड करते हैं तो ये मिक्स होने के बाद ये बन जाता है सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में वाटर में हमने शुगर जो ऐड किया, जो डिसॉल्व किया उसको, तो हमें मिलता है सॉल्यूशन। तो हमें ये देखना है कि सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, यानी कितना सोल्यूट इसमें डिसॉल्व हुआ है, कितना इसमें घुला है। तो जो भी इसमें अमाउंट घुला है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, बाई मास ले सकते हैं या बाई वॉल्यूम ले सकते हैं, कितने वॉल्यूम वाटर इसमें है या कितने मास में कितना वाटर है, ये दोनों केस में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो अमाउंट इस वाटर में जो सोल्यूट, यानी जो सॉल्यूशन में हमारा जो सोल्यूट प्रेजेंट है, उसका जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। मेथड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी दो मेथड हमारे पास यहाँ पर हैं जो कॉन्सेंट्रेशन को हम डिनोट कर सकते हैं या इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा यहाँ पर है मास बाय मास, यानी मास बाय मास हम ले सकते हैं। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला है इक्वल मास ऑफ ए सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये हम ले सकते हैं मास बाय, फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं वाटर का मास कितना है और सोल्यूट यानी शुगर का मास कितना है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हम ले सकते हैं मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। अब हम बाय वॉल्यूम ले सकते हैं मास ऑफ वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर जो सॉल्वेंट था वाटर था और जो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूट है वो शुगर है, तो इसके सॉल्यूशन बना, इसको मास के ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम हम ले सकते हैं यहाँ पर, यानी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 100। तो दो केस में हम मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम हम कॉन्सेंट्रेशन को ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नाउ हेडिंग नंबर 52, न्यूमेरिकल एग्जांपल फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन को जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास ये बीकर है, इसमें हमने वाटर लिया है और वाटर जो हमने लिया वो 100 ग्राम यहाँ पर वाटर लिया है और उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl हमने डिजोल्व किया है 36 ग्राम इसमें, और ये 100 ग्राम बाई मास लिया है हमने, तो 36Cl इन 100 ग्राम वाटर, और एक सॉल्यूशन यहाँ पर तैयार हुआ है। ये सॉल्यूशन हमारा बन जाता है, देख लेते हैं। To make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride, 36 gram of sodium is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin, 100 gram. Find its concentration at this temperature. तो यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना है इस टेम्परेचर पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट NaCl, इसका मास ले लेते हैं 36 है, यहाँ पर गिवन है। उसके बाद हम देख लेते हैं मास ऑफ सोलवेंट H2O 100 ग्राम दिस, और नाउ वी नो मास ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का जो मास होगा दोनों को प्लस करके, दोनों को सम करके होता है, यानी मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोलवेंट। यहाँ पर सोलवेंट वाटर है तो दोनों को ऐड करते हैं 36 प्लस 100, दोनों को यहाँ पे ऐड करते हैं 136 आता है, ये हो जाता है हमारा 136, ये सॉल्यूशन का मास आ जाता है हमारे पास। अब निकाल लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। वी नो द फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये अकॉर्डिंग मास है, मास बाय मास है, और मल्टीप्लाई 100। तो 36 यहाँ पर ले लेते हैं 36 ग्राम दिस और 100 दिस एंड मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मास यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर तो 136 आएगा, यहाँ पर 136 मास ऑफ सॉल्यूशन दिस, तो मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन, यानी इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 26.47 आपकी आ जाएगी। नाउ हेडिंग नंबर 53, सस्पेंशन।
डेफिनेशन देख लेते हैं व्हाट इज सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन व्हिच the solute particles don't dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of a suspension are visible to the naked eye. फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारा एक ये बीकर में हम यहाँ पर कुछ पार्टिकल ले लेते हैं। इसमें ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल इनविच द सोल्यूट पार्टिकल, जो मान लें सोल्यूट पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, सोल्यूट पार्टिकल डोंट डिजोल्व, यानी इसमें डिजोल्व नहीं हो पाते, ये इसमें पूरी तरह से घुल नहीं पाते, बट रिमेन सस्पेंडेड, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे ये घुले हुए हैं, लेकिन वो घुले हुए नहीं होते थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, पूरे उसमें वो बिखरे हुए होते हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह डिजोल्व नहीं होते पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं विजिबल टू द नेक्ड आई, इनको हम नेक्ड आई से यानी नंगी आंखों से ऐसे ही देख भी सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह घुले हुए इसमें डिजोल्व नहीं होते, हम इनको देख सकते हैं। तो ये इस तरह का जो सोल्यूशन होता है, इससे पहले आप सोल्यूशन पढ़ा, अब ये इसके बाद सस्पेंशन है। उसके बाद हमारा हेडिंग नंबर 54 कोलाइड, इसको देख लेते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर और सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर, यानी ये भी एक तरह से मिक्सचर है, या सॉल्यूशन कह सकते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही साइज बहुत छोटा होता है, यानी 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। कोलाइड्स हैव डिस्पर्सल मीडियम एंड डिस्पर्सल फेज, और इसकी फेज देख लेते हैं। स्मोक, जैसे स्मोक है आपका, स्मोक धुआं, मिल्क दूध, शेविंग क्रीम, जेली, चीज एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्मोक ले लेते हैं। स्मोक में जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होते, लेकिन मिक्स रहते हैं, और लेकिन हम उनको नेक्ड आई से इनको देखा जा सकता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये भी है, ये भी हेटेरोजेनस मिक्सचर यहाँ पर है। उसके बाद हम देख लेते हैं हेडिंग नंबर 55 टिंडल इफेक्ट, जो कोलाइड से रिलेटेड है यहाँ पर। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल, यानी जो कोलाइड पार्टिकल है वो स्मॉल साइज में थे, तो स्मॉल साइज का जो पार्टिकल है कैन इजीली स्कैटर, जो स्कैटर कर सकते हैं, स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट होती है, जो लाइट होती है उसको वो स्कैटर कर सकते हैं, यानी जो लाइट आती है उसको वो बिखेर सकते हैं, विच इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट, और यही हमारा टिंडल इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सन है और यहाँ से लाइट है, और यहाँ पर हमारा एक रूम है, और यहाँ पे इसमें एक होल है, इस तरह से इसमें से जो लाइट आती है यहाँ पर लाइट आएगी जैसे, और ये रूम में एंटर करेगी, तो यहाँ पे इस सुराग से, इस होल से यहाँ पे ये जितने भी यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे वो सारे यहाँ पे लाइट को उस लाइट जितने भी पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर उसको ये बिखेरेंगे लाइट के, और ये यहाँ पर एक इफेक्ट पैदा करेगा जिसको यहाँ पर टिंडल इफेक्ट कहा जाएगा। व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम, जैसे एंटर रूम में एंटर करता है फाइन बीम ऑफ लाइट थ्रू अ स्मॉल होल, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व, तो वहाँ पर टिंडल इफेक्ट हमें दिखाई देगा ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस लाइट की स्कैटरिंग के कारण, बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, बाय द पार्ट, क्यों ऐसे कैसे होगा, मतलब ये जो स्कैटर कैसे होगा, स्कैटर कैसे होगा वहाँ पर लाइट का पार्टिकल का डस्ट एंड स्मोक, क्योंकि वहाँ पर स्मोक के और डस्ट के, धूल मिट्टी के और स्मोक के धुएं के वहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं हवा के अंदर, तो वो ही उस लाइट को स्कैटर करेंगे। मिल्क एंड स्टार सॉल्यूशन, जैसे मिल्क है, मिल्क एंड स्टार सॉल्यूशन आर कोलाइड सॉल्यूशन, ये कोलाइड सॉल्यूशन है, देयर पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू स्कैटर लाइट एंड हैंड दे शो टिंडल इफेक्ट, ये भी यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। स्टार्ट नाउ हेडिंग नंबर 56 डिफरेंस बिटवीन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, सस्पेंशन इनमें समय डिफरेंस हम करेंगे। यहाँ पर 3 हमने एक टेबल बनाई है, 3 कॉलम बनाए हैं। सॉल्यूशन काइंड्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन लेंगे, और यहाँ पे सस्पेंशन हम राइट कर लेते हैं। तो दोनों तीनों को देख लेते हैं, तीनों में क्या कंपेरिजन है, क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। पहले लेते हैं सोल्ट, नंबर 1 इट हैज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन फेज, इसका जो फेज होगा और डिस्पर्सन होगा, और सॉल्यूशन देखें इट हैज सोल्यूबल सोल्यूट एंड सोलवेंट फेज, यानी जो सोल्यूबल होगा पूरी तरह से इसमें डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, और सोलवेंट फेज में रहता है। और सस्पेंशन में देख लेते हैं इट हैज इनसोल्यूबल सोल्यूट, यानी इनसोल्यूबल होता है, इसमें डिजोल्व नहीं होता, नहीं घुलता, सस्पेंडेड इन द सोलवेंट मीडियम, सोलवेंट जो मीडियम होता है उसमें ये बिल्कुल उसमें क्या नाम सस्पेंडेड में रहता है, यानी सस्पेंड रहता है, पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हो पाता। सेकंड देख लेते हैं इट अपीयर्स होमोजेनस बट इज हेटेरोजेनस, यानी ये ऐसा महसूस होता है जैसे ये होमो हो लेकिन ये हेटेरो होता है यहाँ पर, ठीक है जी। सेकंड इधर लेते हैं इट इज होमोजेनस, ये होमोजेनस होता है, और ये भी ये हेटेरोजेनस, ये हेटेरो होता है यहाँ पर। इसके बाद थर्ड देख लेते हैं पार्टिकल्स आर विजिबल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, यानी इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं।
सॉल्यूशन में पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय ऑल मीन्स, यानी किसी भी तरह से हम उनको नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, और किसी भी मीन्स से हम यहाँ पर उनको नहीं दिखा जाता। बिल्कुल जो सोल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं सोलवेंट में पूरी तरह से डिजोल्व हो चुके होते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं सस्पेंशन में पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेक्ड आई, लेकिन यहाँ पर हम पार्टिकल्स को आंखों से ही देख सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर देख हैं, पार्टिकल साइज इज 10⁻⁷ to 10⁻⁵ सेंटीमीटर, यानी इसके पार्टिकल का जो साइज होता है सोल के वो ये रहता है, यानी पॉइंट अगर इसको देखा 10⁻⁵ to यानी इसके बीच में ही इसकी रेंज में रहता है इसका साइज, और इसका साइज जो सोल्यूशन का पार्टिकल साइज लेस देन 10, इससे भी कम होता है, यानी यहाँ पर इससे भी कम होता है सोल्यूशन का साइज जो पार्टिकल का बहुत छोटा होता है। पार्टिकल साइज मोर देन 10 और यहाँ पर इसका ये रहता है, यानी इसका जो साइज होगा वो यहाँ पर रहेगा, और जो यहाँ पर इसका साइज होगा वो ये इधर रहेगा, और ये बीच में जो साइज है ये हमारा ये इसका रहता है यहाँ। उसके बाद यहाँ इसके एग्जांपल देखते हैं, ये गोल्ड सॉइल या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। सॉल्यूशन के एग्जांपल यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन एंड साल्ट सॉल्यूशन इसका रहेगा सॉल्यूशन का। यहाँ पर सस्पेंशन के एग्जांपल देखते हैं, मडी एयर वाटर, यानी जो वाटर होता है जो नदी का उसमें मिट्टी धूल मिट्टी इस तरह की पार्टिकल जो छोटे मिले होते हैं वो होता है डस्ट स्टोन, ये भी यहाँ पर हो सकता है। Now heading number 57 सेपरेशन टेक्निक्स फॉर द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। एक मिक्सचर है उसमें कई कंपोनेंट आपके डिजोल्व होते हैं, अगर हम उनको अलग करना चाहें सेपरेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट टेक्निक हमारे है ऑपरेशन टेक्निक्स, सेकंड है सब्लिमेशन टेक्निक, और है फिल्ट्रेशन टेक्निक, और क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट, ब्लोइंग एयर और सीलिंग, यूजिंग एलम और डिस्टिलेशन। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम मिक्सचर से उसके कंपोनेंट पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। नाउ हेडिंग नंबर 58 एवापोरेशन टेक्निक। दिस एवापोरेशन टेक्निक देख लेते हैं क्या। वी कैन सेपरेट द वोल्टाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट, यानी वोल्टाइल कंपोनेंट जो ऐसा कंपोनेंट जो वेपर में चेंज होता है, जो वाष्पशील होता है, ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में सॉल्वेंट होता है एक तरह से जैसे वाटर है, तो ये यहाँ पर इसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम इट्स नॉन वोल्टाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ एवापोरेशन। फॉर एग्जांपल ऑप्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। ब्लू ब्लैक इंक से उसका जो कलर है डाई उसको हम अलग कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्टेन सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वाटर। जैसे वाटर है यहाँ पर वाटर में और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमारे पास है, हम चाहते हैं कि इस सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड हम अलग करें, तो हम क्या करते हैं इसको एवपोरेट करते हैं, इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो वाटर है वो वेपर बनकर उड़ जाएगा। वोल्टाइल कंपोनेंट यहाँ पे वाटर है और ये यहाँ पर हमें सोडियम क्लोराइड बच जाएगा, मिल जाएगा। हेडिंग नंबर 59 सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। इस टेक्निक का पहले देख लेते हैं कि प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर काम करता है। द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज दैट द denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly। देख सकते हैं अगर दो टाइप के यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, एक डेंसर है भारी हैं और एक लाइटर है हल्के पार्टिकल्स हैं, तो हम उन्हें सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे बॉटम में नीचे तली में बैठ जाते हैं और जो लाइटर हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और इस टेक्निक से हम उनको अलग कर लेते हैं। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर। अगर फिल्टर पेपर से उनको अलग करना चाहें, कभी कभी किसी लिक्विड में कुछ पार्टिकल होते हैं उनको अलग करना चाहें तो वो फिल्टर पेपर से अलग नहीं हो पाते बल्कि पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से भी। फोर्स पार्टिकल, तो ऐसे पार्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी, क्योंकि वहाँ पर फिल्ट्रेशन टेक्निक फेल हो गई है, तो वहाँ पर हम सेपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यानी सच मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, तो वहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हैं। और इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल हैं, यानी इस टेक्निक से हम क्या काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से क्रीम, मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए हम वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हैं। और टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड भी यहाँ यूज कर सकते हैं। यूजेज इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। जो हमारे कपड़े होते हैं वाटर गीले भीगे हुए कपड़े होते हैं उससे हम वाटर को अलग करने के लिए वॉशिंग मशीन में भी इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। हेडिंग नंबर 60 सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल टेक्निक जो है उसको देख लेते हैं कहाँ पर यूज होती है। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी, यानी जो मिक्स हो गए हैं कुछ लिक्विड हम उनको अलग करना है, सेपरेट करना है, तो उनकी डेंसिटी के बेस पे हम उसको करेंगे। डेंसिटी यानी ये इमिसिबल है, आपस में मिले होते हैं लेकिन आपस में लेयर में है, एक नीचे की लेयर में ऊपर की लेयर में, उसको अलग करना है तो डेंसिटी के बेस पे हम उसको करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये फनल गिवन है, ये फनल है सेपरेटिंग फनल। यहाँ पर देखिए दो लिक्विड इसमें मिक्स हो रखे हैं, तो केरोसिन ऑयल है और एक वाटर है, तो इसको हम यहाँ पर सेपरेट करते हैं। स्टोव कोक है यहाँ पर, ठीक है जी। जो हाई डेंसिटी का लिक्विड होगा वो नीचे आएगा और जो लो डेंसिटी का होगा वो अपर लेयर में ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ केरोसिन और वाटर थोड़ा हैवी होता है तो केरोसिन लाइट होता है तो वो ऊपर की लेयर में आ जाएगा। इससे हम इसको निकाल कर वाटर को अलग कर लेते हैं। जब भी नीचे आ जाता है वाटर लेयर यहाँ पर तो इसको इसको यहाँ पर करके हम केरोसिन ऑयल को अलग कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यानी यहाँ पर आपने एग्जांपल भी देखा कि ऑयल है, कोई भी ऑयल हो सकता है, जैसे हम केरोसिन ऑयल है तो दूसरा वाटर है, तो यहाँ पे इसको हम अलग कर सकते हैं मिक्सचर से, मतलब दोनों लिक्विड को। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, जो आयरन को या किसी मेटल को हम लेते हैं तो उसके ओर से लेते हैं, तो ओर से जब उसको हम अलग करते हैं तो वहाँ पर भी ये हम टेक्निक यूज कर सकते हैं। लाइटर स्लैग, जो स्लैग होता है, जो इम्प्योरिटीज होती है वो सारी मेटल्स में मिली, वो वहाँ पर स्लैग होता है, इज रिमूव्ड फ्रॉम द टो बाय दिस मेथड, यानी इस मेथड से वहाँ पर जैसे हम इसको हीट करते हैं तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो लाइट होने की वजह से ऊपर की सरफेस पर आ जाती है, टॉप में आ जाती हैं और हम उनको वहाँ से अलग कर सकते हैं बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। और जो मोल्टन आयरन जो यानी पिघला हुआ जो लोहा होता है वो उसकी बॉटम में, उसकी तली में भट्टी फर्नेस, जैसे बहुत सारी फर्नेस होती हैं आपकी, टिल्टिंग फर्नेस है, पिट फर्नेस है एंड क्यूपुला फर्नेस है, इसके अलावा और भी कई फर्नेस होती हैं, तो वहाँ पर हम भी इस टेक्निक का यूज करके मेटल को और स्लैग को अलग अलग कर सकते हैं। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट, हमारा ये पार्ट 2 था चैप्टर 2 का। यहाँ पर हेडिंग नंबर 51 to 60 हमने डिस्कस किया। आप इसको नोट्स में तैयार कीजिए और आपकी इससे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने एक पक्के साथी, पक्के दोस्त को इसको कम से कम एक कैंडिडेट को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।